तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैक्रोलाइड्स के बारे में। जो टॉपिक है वो आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेमेस्टर 6 में, फार्मेसी में। ठीक है, हमने फर्स्ट हमारा जो यूनिट है वो एंटीबायोटिक का वो कवर कर लिया है। सेकंड यूनिट भी हमारा एंटीबायोटिक का ही है। ठीक है, तो उसमें आज हमारा पहला टॉपिक है वो है मैक्रोलाइड। ठीक है, तो मैक्रोलाइड की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में हमारा यह गया कि मैक्रोलाइड जो है वो हमारा एक एंटीबायोटिक है जो स्ट्रेप्टोमाइसिस में से डिराइव किया जाता है। और मैक्रोलाइड के जो स्ट्रक्चर रहते हैं उसमें तीन मेन चीज़ें रहती है। उसमें आता है एक मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग, अमीनो शुगर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से लिंकेज रहती है उनमें, और एक कीटोन ग्रुप। ठीक ठीक है, ये तीनों चीज़ रहती है। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ये उसका कॉमन स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है मैक्रोलाइड का। ठीक है, ये जो पोर्शन है बीच वाला वो हम बोल सकते हैं कि मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग उसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कीटोन ग्रुप हो गया, ये हमारा अमीनो शुगर, ये न्यूट्रल शुगर, और ये दोनों आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो आपको लिंकेज दिख रहा है वो क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है मैक्रोलाइड का। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमारा जो मैक्रोलाइड है, ठीक है, वो क्या है कि उसकी डेफिनेशन क्या है कि मैक्रोलाइड एक एंटीबायोटिक है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन में से डिराइव किया जाता है। उसमें मेन तीन चीज़ें रहती है, मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग, अमीनो शुगर और कीटोन ग्रुप, जो हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा। ठीक है, मैक्रोलाइड हमारा जो होता है वो बैक्टीरियोस्टेटिक होता है जनरली लोअर कंसंट्रेशन पे। अगर हम उनका कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, हाई कंसंट्रेशन करते हैं, तो वो इफेक्ट शो करता है एज अ बैक्टीरियासाइडल। ठीक है, तो आप एक और बार ये स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर नोट पूछी जाती है तो एक जनरल स्ट्रक्चर तो आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। अब हम बात करेंगे मैक्रोलाइड की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो हिस्ट्री में क्या आएगा कि 1915 में फर्स्ट हमारा जो मैक्रोलाइड था वो डिस्कवर किया गया, और उसका नाम है पिक्रोमाइसिन। ठीक है, और ये डिस्कवर किया था ब्रोकमैन एंड हेंकल ने। ठीक है, तो ये हमारा 1915 में फर्स्ट हमारा जो मैक्रोलाइड था वो डिस्कवर किया गया था, और वो प्रोड्यूस किस में से किया गया था, तो सॉइल एक्टिनोमाइसिटिस में से। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मैक्रोलाइड था जो 1950 में डिस्कवर किया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1952 में। तो 1952 में एरिथ्रोमाइसिन को डिस्कवर किया गया। 1918 में एजिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन को डिस्कवर किया गया। ठीक है, और ये दो जो है एजिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये दोनों सिंथेटिक डेरिवेटिव है एरिथ्रोमाइसिन के। ठीक है, तो ये जो तीन ड्रग है हमारी, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन, जो हमारे सिलेबस में है इसलिए इसको पर्सनली हमने दिखाया है। ठीक है, तो ये हमारे ये दोनों जो है वो सिंथेटिक डेरिवेटिव है एरिथ्रोमाइसिन के। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ मैक्रोलाइड के बारे में। ठीक है, तो मैक्रोलाइड की जो केमिस्ट्री है उसमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जो हम पहले देखेंगे। ठीक है, तो मैक्रोलाइड जो है उसके में एक मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग रहती है जिसमें 12 to 70 एटम्स रहते हैं। इसी की वजह से उसको मैक्रोलाइड बोला जाता है। दूसरा उसमें रहता है कीटोन ग्रुप, उसके बाद उसमें आता है अमीनो शुगर, उसके बाद आता है न्यूट्रल शुगर, और उसके बाद आता है डाई मिथाइल अमीनो मोइटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में ही देख लेते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं वो हमारा मैक्रोलाइड का कॉमन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट क्या था केमिस्ट्री में, एक मैक्रोसाइक्लिक रिंग होनी चाहिए, तो ये है, एक कीटोन ग्रुप होना चाहिए, वो भी है, एक इलेक्ट्रॉन भी है, अमीनो शुगर है, न्यूट्रल शुगर है, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी है, और मिथाइल डाई मिथाइल अमीनो भी यहाँ पे रहता है। ठीक है, जो अमीनो जो मोइटी रहती है वो हमारे स्ट्रक्चर का, जो हमारा मैक्रोलाइड का है उसके प्रोटेक्शन के लिए रहता है। ठीक है, तो और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अमीनो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये केमिस्ट्री, आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, उसके बाद दिखाना है कि स्ट्रक्चर में मेन मेन चीज़ें क्या क्या है, मेन मेन फंक्शन क्या है, तो ये सब कुछ आपको दिखाना है। तो ये हो गई केमिस्ट्री। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्रोलाइड के बारे में। तो जो मैक्रोलाइड का जो क्लासिफिकेशन है वो कितने मेंबर्स की रिंग होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहले आएगा हमारा 14 मेंबर रिंग, 15 मेंबर रिंग एंड 16। ठीक है, तो हमारी जो 14 मेंबर जो रिंग होती है उसमें आएगा हमारा एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड ऑक्सीथ्रोमाइसिन। हमारी 15 मेंबर्स जो रिंग आएगी उसमें आएगा हमारा एजिथ्रोमाइसिन, और 16 मेंबर्स रिंग जो होगी उसमें आएगा स्पायरोमाइसिन एंड रॉकिटामाइसिन। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ है वही हमारे सिलेबस में तीन रिंग हमारी जो है वो यही सिलेबस में है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका
एक हमने एक स्ट्रक्चर लिया है जो हमारा मैक्रोलाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान से देखनी है कि जब भी क्लासिफिकेशन लिखे आपको स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और इसके तो स्ट्रक्चर पूछे भी जाते हैं क्योंकि इसके स्ट्रक्चर बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो पूछे भी जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी जो ग्रीन कलर की चीज़ें मैंने ड्रॉ की है वो सारी आपको कॉमन रखनी है, आपको सिर्फ चेंज करना है R और R1 पे, ठीक है। ये मैक्रोलाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कैसे कंपाउंड बनते हैं वो हम देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी अगर हमको एरिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो R पे हम अगर O लगाएंगे और R1 पे H लगाएंगे, सिर्फ इतना ही करना है मैक्रोलाइड के स्ट्रक्चर में, तो हमारा एरिथ्रोमाइसिन बन जाएगा। और अगर हमको क्लेरिथ्रोमाइसिन चाहिए तो हमको यहाँ पे O और यहाँ पे CH3 लगाना पड़ेगा, तो हमारा बन जाएगा क्लेरिथ्रोमाइसिन। तो हमने दो स्ट्रक्चर देख लिए कि कैसे बनते हैं। तो आपको ये पहले जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और ये याद रखना है कि यहाँ पे क्या रखना है और यहाँ पे क्या रखना है। यहाँ पे O और यहाँ पे H रखते हो तो एरिथ्रोमाइसिन बन जाएगा, यहाँ पे O और यहाँ पे CH3 रखते हो तो क्लेरिथ्रोमाइसिन बन जाएगा, ठीक है। तो ये उसका क्लासिफिकेशन हो गया, आपका स्ट्रक्चर भी हो गया। आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, सब कुछ आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म एक्शन ऑफ मैक्रोलाइड्स के बारे में, ठीक है। तो मैक्रोलाइड क्या है, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। तो आप जब भी कुछ टॉपिक लिखो एग्जाम में तो आपको पहले इंपॉर्टेंट चीज़ इंडिकेट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैक्रोलाइड हमारा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, पहले ये लिखो, उसके बाद सारा का सारी चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। तो मैक्रोलाइड क्या करता है, तो हमारे जो बैक्टीरिया का जो राइबोसोम रहता है उसमें दो यूनिट रहते हैं, एक 30S यूनिट जो स्मॉल यूनिट होता है और एक होता है 50S सब यूनिट, वो हमारा लार्ज सब यूनिट होता है, ठीक है। तो मैक्रोलाइड क्या करता है, जो लार्ज सब यूनिट रहता है राइबोसोमल का उसके 50S में वो जाके बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद वो पेप्टाइड चेन का ग्रोथ स्टॉप कर देता है और प्रोटीन सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर देता है। और इनहिबिट करने के बाद क्या होता है कि उनका जो ग्रोथ होता है और मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। और ये इनहिबिट हो जाता है, उसकी वजह से वो बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट शो करता है अगर लो डोज है तो, और नहीं तो अगर हाई डोज है तो वो बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट शो करेगा। बहुत कॉमन मैकेनिज्म आ गए, अपनी एंटीबायोटिक की जो सारी मैकेनिज्म देखी है तो आपको ये आराम से समझ में आ ही जाएगी। आपको बहुत दिमाग लगाने की यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है, तो भी आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में समझ सकते हो, ठीक है। कि देखिए ये हमारा बैक्टीरिया का राइबोसोम है, ये 30S यूनिट है, ये 50S यूनिट है, पेप्टाइड चेन दिख रही है आपको, ये P साइट है, ये साइट है, ठीक है। और ये tRNA है जो ग्रीन कलर से शो किया गया है, यहाँ पे mRNA रहता है, ठीक है। तो ये tRNA mRNA के कोडन को मैच कर करके यहाँ पे पेप्टाइड चेन का ग्रोथ करती है, पेप्टाइड चेन में से ग्रोथ हो के अमीनो एसिड बनता है और अमीनो एसिड की वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो मैक्रोलाइड क्या करता है, यहाँ पे जाके बाइंड करता है और क्या करता है, बाइंड करने की वजह से यहाँ पे पेप्टाइड चेन का ग्रोथ स्टॉप कर देता है। पेप्टाइड चेन का ग्रोथ ही स्टॉप हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। प्रोटीन का सिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा तो बैक्टीरिया का ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी इनहिबिट हो जाएगा और बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। वो दोनों इफेक्ट शो करते हैं, लो डोज में बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट शो करते हैं और हाई डोज में बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, बहुत ईजी है मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर आपको कंपलसरी ड्रॉ करना है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गई मैकेनिज्म एक्शन ऑफ मैक्रोलाइड। और हाँ, आपको एक कॉमन मैकेनिज्म इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको अगर एरिथ्रोमाइसिन कुछ भी पूछा जाए तो आपको यही फिगर और यही मैकेनिज्म लिखनी है, ठीक है। हर एक कंपाउंड का आप मैकेनिज्म नहीं कर सकते क्योंकि आपके सिलेबस बहुत लंबा है। तो आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ लेनी है और आपको नोट्स भी बना देनी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोलाइड के बारे में, ठीक है। तो एरिथ्रोमाइसिन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो केमिकल डिग्रेडेशन मैक्रोलाइड में हमने लिया है एरिथ्रोमाइसिन। तो एरिथ्रोमाइसिन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल रहता है क्योंकि वो खुद न्यूट्रल है, ठीक है, इसलिए। तो एरिथ्रोमाइसिन जो एक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो एक्टिव फॉर्म में होता है तब जब एसिड उस पर अटैक करता है, जब एसिडिक कंडीशन में आप एरिथ्रोमाइसिन को रखते हो तो क्या होता है, एसिड अटैक करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि एरिथ्रोमाइसिन के स्ट्रक्चर में जो मीन्स के 6 पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा वो अटैक करता है 9 पोजीशन के कीटोन के ग्रुप पे, ठीक है। और वो हेमिकेटल नाम का एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है जो इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि एरिथ्रोमाइसिन जो एक्टिव फॉर्म में होता है उस पर जब एसिड अटैक करता है तो 6 पोजीशन पे जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप रहता है वो कीटोन पे 9 पोजीशन पे अटैक करता है और हेमिकेटल नाम का इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है कि हेमिकेटल बन चुका होता है वो इनएक्टिव होता है, उसमें डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मीन्स के वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होना, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और एक इंटरमीडिएट बनता है। और इंटरमीडिएट जब बनता है तब क्या करता है कि ये जो एरिथ्रोमाइसिन के स्ट्रक्चर में 12 पोजीशन जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करती है और स्पाइरोकेटल नाम का एक इंटरमीडिएट बनता है, वो भी क्या होता है, इनएक्टिव होता है। और अगर ज़्यादा हम उसको एरिथ्रोमाइसिन का ये डिग्रेडेशन ही हो रहा है, स्पाइरोकेटल में वो कन्वर्ट होता है इंटरमीडिएट में, वो भी इनएक्टिव होता है। और ज़्यादा हम उसको एसिडिक कंडीशन में ज़्यादा देर तक रखेंगे, वो उसको वही मेंटेन करेंगे, एसिडिक कंडीशन ही हम मेंटेन करेंगे, तो फिर उसके बाद उसका क्या हो जाएगा, क्लेडिनोज एंड डेसोज एमाइन में वो फिर डिग्रेड होगा, मीन्स के फिर वो कन्वर्ट होगा। तो 3 फॉर्म में वो उसको डिग्रेडेशन होता है, 1, 2 और 3, ये तीनों फॉर्मेशन में ये डिग्रेड होता है हमारा एरिथ्रोमाइसिन। और उसके बाद क्या होता है, केमिकल डिग्रेडेशन होने की वजह से वो वीकली एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, केमिकल डिग्रेडेशन है, ठीक है। तो पहले एरिथ्रोमाइसिन में से हेमिकेटल बनता है, हेमिकेटल में से इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट के बाद स्पाइरोकेटल बनता है, उसके बाद ये दोनों बनते हैं और फिर हमारा जो कंपाउंड होता है वीकली एक्टिव हो जाता है। वीक एक्टिविटी उसकी जो होती है बहुत वीक पड़ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्रोलाइड की यूजेस के बारे में, ठीक है। तो मैक्रोलाइड जो होता है वो पेनिसिलिन के अल्टरनेटिव ड्रग है, ठीक है। जब आप पेनिसिलिन यूज़ नहीं कर सकते उस टाइम पे हम मैक्रोलाइड यूज़ करते हैं, तो ये यूज़ एज एन अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन। ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे डिसीज रहते हैं उनके ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि पेनोमेनिया, डिप्थेरिया, टेटेनस, साइफिलिस, गोनोरिया, लेप्टोस्पाइरोसिस, ठीक है। ये जो सारे डिसीज आपको दिख रहे हैं, इन सारों की ट्रीटमेंट में भी मैक्रोलाइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे उसके यूजेस हो गए। अब देखते हैं हम एडवर्स इफेक्ट। तो मैक्रोलाइड की जो एडवर्स इफेक्ट रहेगी उसमें आएगा मोटिलिटी, गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, कोलेस्टेटिक, जॉन्डिस, हाइपर सेंसिटिविटी, लीवर टॉक्सिसिटी, हेडेक और हियरिंग प्रॉब्लम, ये सारे जो है वो एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। तो अब हमने टॉपिक मैक्रोलाइड पूरा कवर कर लिया है, तो हम देख लेते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो अभी तक जीटीयू के एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछे गए वो यहाँ पे मैंने 3 मेंशन किए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट नोट ऑन मैक्रोलाइड, डिफाइन, क्लासीफाई एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैक्रोलाइड, एंड थर्ड क्वेश्चन है गिव एनी 3 स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोलाइड्स एंड एक्सप्लेन वाई एरिथ्रोमाइसिन इज अनस्टेबल इन एसिडिक मीडिया। तो ये केमिकल डिग्रेडेशन आप लिखोगे उसमें तो भी चलेगा, और अगर आपको ये कमेंट अलग तरीके से चाहिए पूरा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम ये कमेंट भी आपको कवर कर देंगे। अदरवाइज आप केमिकल डिग्रेडेशन में जो लिखा है वो यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि अगर एसिडिक मीडिया में हम एरिथ्रोमाइसिन को रखते हैं तो उसका केमिकल डिग्रेडेशन हो जाता है, तो वही आपको लिखना है। और अलग से आपको कमेंट चाहिए तो आप बोल दीजिए, तो हम उसके नोट्स उसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा हो गया हमारा मैक्रोलाइड।